नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। और सबसे पहले 7 बजे की बड़ी खबर में मध्य प्रदेश की बात, क्योंकि मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के आसार आज कम नहीं हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दोपहर 3:30 बजे भोपाल आना टल गया है। दिल्ली में व्यस्तता के चलते शिवराज अब रात 9:30 बजे भोपाल पहुंचेंगे। दिल्ली में आज मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से सौजन्य मुलाकात की और इस दौरान प्रदेश में कोरोना के हालात और दूसरे विषयों पर चर्चा हुई है। इससे पहले शिवराज ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सदानंद गौड़ा से मुलाकात की। तोमर ने जहां उन्हें प्रदेश के बासमती चावल को GI टैग दिलवाने का आग्रह किया, तो वहीं सदानंद गौड़ा से प्रदेश में यूरिया का कोटा बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष से भी मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस दौरान मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है। इधर मध्य प्रदेश में विभागों के बंटवारे को लेकर जो असमंजस चल रहा है, उसमें जुबानी जंग भी जारी है। जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि खुद को टाइगर कहने वाले अब तक मंत्रियों को विभाग नहीं बांट सके, दिल्ली में दर दर भटक रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री PC शर्मा ने भी तंज कसते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने बीजेपी ने सरेंडर कर दिया है। हालांकि PC शर्मा के बयान का जवाब देते हुए MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बीजेपी में विभागों को लेकर कोई खींचतान नहीं है। विभाग बांटने के लिए एक मुख्यमंत्री दर दर भटक रहा है। इससे पूछो, इसको क्या दो, उससे पूछो। 3-4 दिन से दिल्ली में लगा है। क्या होगा मध्य प्रदेश का भविष्य, ये चिंता का विषय अगर आम जन के साथ कांग्रेस पार्टी विपक्ष का जिसका अधिकार हक है वो नहीं करे तो कौन करे। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से लेके मध्य प्रदेश भोपाल तक सिंधिया के सामने सरेंडर कर दिया है और उनको लग रहा है कि अगर ये उनकी बातें नहीं सुनी गई तो सरकार बच नहीं पाएगी। विभाग पर परस्पर बातचीत होती है और इससे भी पहले दिल्ली जाते रहे हैं और इसके पहले सबसे चर्चा की जाती है। सबसे चर्चा करने की परंपरा है। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कोई व्यक्ति प्रधान पार्टी नहीं है, उसी का निर्वहन किया जा रहा है। ये प्रिविलेज है मुख्यमंत्री जी का और वो स्वयं बता रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को उपचुनाव में कोई नुकसान नहीं है, ये दावा है प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक का। मुकुल वासनिक ने यह भी कहा है कि वो और PCC चीफ कमलनाथ मिलकर जल्द ही कांग्रेस की नई लीडरशिप खड़ी कर देंगे। दरअसल अपने 2 दिनों के दौरे पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक संगठन को कसने के कवायद में जुटे हैं। वहीं 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में चुनाव प्रभारियों के साथ जीत कैसे हो, इस पर मंथन कर रहे हैं। मुकुल वासनिक ने PCC चीफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के तमाम नेताओं से मुलाकात करके फीडबैक लिया है और उन्हें सीनियर नेताओं के साथ उपचुनाव में जीत की रणनीति भी तैयार की है। मुकुल वासनिक ने जिन जिलों में उपचुनाव होने वाले हैं वहां के जिलाध्यक्षों से भी 1-to-1 चर्चा की। वासनिक का दावा है कि 24 सीटों पर जीत कांग्रेस की होगी, क्योंकि कांग्रेस की चलती सरकार को खरीद फरोख्त के जरिए गिराया गया है। संगठन की जिम्मेदारियों का किस तरह से निर्वहन करना है, उस सिलसिले में बातचीत हो रही है। आने वाले दिनों में 24 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होगा, उसकी भी रणनीति सारे साथियों के साथ बातचीत करके तय हुई है और उसके अनुरूप हम अपना काम शुरू कर चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उपचुनाव के लिए प्रचार का आगाज कर दिया है और मुंगावली विधानसभा की वर्चुअल रैली में शामिल हुए हैं। इस रैली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा प्रदेश कार्यालय से और ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली से शामिल हुए हैं। रैली में सिंधिया ने कहा है कि उनकी शिवराज सिंह चौहान की एक जोड़ी है जो विकास के लिए काम कर रही है। सिंधिया ने कहा है कि इस चुनाव में प्रचार सोशल मीडिया पर होगा, इसलिए सभी सक्रिय रहें। सिंधिया ने मुंगावली से मंत्री बनाए गए विजेंद्र यादव को नसीहत भी दी है। मंत्री पद का जश्न ना मनाए, ये पद जनसेवक का है, इसलिए जनता की सेवा में जुटे वर्चुअल रैली में सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उधर रैली में गुना से बीजेपी सांसद KP यादव को वो शामिल नहीं हुए। KP यादव के शामिल नहीं होने पर प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि यादव किसी वजह से शामिल नहीं हो पाए हैं। आपको बता दें कि KP यादव कभी सिंधिया के बेहद खास माने जाते थे। मुंगावली के पिछले चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और लोकसभा चुनाव में सिंधिया को हराया था। चुनाव का आगाज वर्चुअल रैली के माध्यम से मुंगावली विधानसभा के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है और जोरदार जबरदस्त रेस्पॉन्स रैली को मुंगावली विधानसभा की इस वर्चुअल रैली में मिला है। गुना सांसद जी आज वहां उपस्थित नहीं थे, वो हर कार्यक्रम में रहते हैं।
और इधर एमपी की टाइगर पॉलिटिक्स में छिड़ी जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने ट्वीट कर जहां शिवराज को सीआर बताकर सियासत को गरमा दिया, वहीं पूर्व सीएम उमा भारती ने भी एंट्री मारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खुद को टाइगर कहने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी की घेराबंदी शुरू कर दी थी। इस बीच पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि मैं मोगली हूं, शेर और बाघ से नहीं डरती, मैं शेर की सवारी करती हूं। 2003 में राघोगढ़ के शेर को बेसुध कर चुकी हूं। सावन के पहले सोमवार के मौके पर उज्जैन पहुंची उमा भारती ने इसके साथ ही कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में कोई भी विभाग मलाईदार नहीं होता, यहां हर व्यक्ति सेवक है। अब वो कहते हैं मैंने टाइगर का शिकार किया, वो कहते हैं कि मैं टाइगर हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने तो राघवगढ़ के शेर को ट्रंकुलाइजर की ऐसी गोली चलाई 2003 में कि बेचारे वहीं पिछड़े में ही रह गए, निकल नहीं पाए, बेसुध ही रह गए। और मैं तो दुर्गा की बेटी हूँ, दुर्गा तो शेर की सवारी करती है। हमारी सरकार में कोई भी विभाग मलाईदार नहीं होता। चलिए, ये जो खबरें अभी आपने देखी, इन तमाम खबरों को लेकर कुछ अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता सुधीर दंडूतिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, बात सबसे पहले बीजेपी की करें तो तंज भी कसा जा रहा है, मुख्यमंत्री दिल्ली में दौड़ लगा रहे हैं, विभागों का बंटवारा कैसे हो इसकी बात की जा रही है। आज उनको आना था, आ नहीं पाए, लेकिन फिलहाल विभागों का बंटवारा जो है वो अटका हुआ है। दूसरी तरफ मुकुल वासनिक भी हैं, वो भी अपनी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं, कमलनाथ भी लगे हुए हैं। साथ ही साथ एक शेर वाला और टाइगर वाला जो बयान है, ये तमाम सारी चीजें जो हैं राजनीति के अंदर फिलहाल सामने आ रही हैं, एक के बाद एक बयान भी सामने आ रहे हैं। सबसे पहले विभागों से शुरू करेंगे और लास्ट इस टाइगर वाले बयान तक आएंगे कि आखिर दिन भर क्या रहा आज मध्य प्रदेश की राजनीति में। देखिए, बिल्कुल विजय, अगर बात किया है तो निश्चित तौर पर विभागों के बंटवारे को लेकर अभी मुख्यमंत्री की मुलाकात जो है प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे से चल रही है। इससे थोड़ी देर पहले बीएल संतोष से उन्होंने मुलाकात की थी और इस मुलाकात के दौरान मध्य प्रदेश में सिंधिया खेमे में कौन कौन से विभाग दिए जाए और बीजेपी के जो मंत्री चुनकर आए हैं उनके बीच में विभागों का बंटवारा क्या हो, इस बारे में चर्चा की गई है। खास बात अगर बात करें तो केंद्रीय नेतृत्व की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ओर से बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चूंकि ये सरकार बनवाई है, लिहाजा इस सरकार में उनको पूरी तवज्जो मिलना चाहिए। ये एक सबसे बड़ी बात है। पर लेकिन शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि चूंकि मध्य प्रदेश में 14 साल वो मंत्री रहे हैं, ऐसे में बीजेपी के नेता अगर चुनकर आए हैं तो महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी उनको मिले और पूरी एक्सरसाइज इसी को लेकर देखी जा रही है। बयान को हम इस बीच में इसलिए लेते हैं क्योंकि जीतू पटवारी का जो बयान था सियार वाला, वो मुख्यमंत्री की इस पूरी एक्सरसाइज को लेकर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल से दिल्ली के दौरे पर हैं, तमाम नेताओं से चर्चा की और जीतू पटवारी का जो सारा था कि टाइगर जो सियार बने हुए हैं क्योंकि दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इस बात का जिक्र जीतू पटवारी ने किया है और इस बात को लेकर मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली में तमाम नेताओं से जो मुलाकात शिवराज सिंह चौहान की हो रही है, इस बात पर कांग्रेस ने तंज कसा है। निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल देरी से बना हो या फिर विभागों के बीच में बंटवारा ना हुआ हो, कांग्रेस के पास में एक हमला है सरकार पर हमला बोलने का, मुख्यमंत्री पर हमला बोलने का, ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर हमला बोलने का। लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस मुखर है और मंत्रिमंडल में जो विभागों का बंटवारा नहीं हो रहा है, कांग्रेस को लगता है कि अगर जनता के बीच में इस पूरे मामले को जोर शोर से उठाया जाएगा तो बीजेपी की न केवल गुटबाजी बल्कि सरकार किस तरीके से बनी है इस बात को भी जनता को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। लिहाजा जो बयानबाजी का दौर है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। टाइगर एक शब्द ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पकड़ा था, उसके ऊपर सियासत लगातार गरमाई हुई है और विजय आने वाले समय में जो उपचुनाव है तब तक इस पूरे बयान की गूंज सुनाई देगी। इस पर रिएक्शन, इसके संबंधित जो दूसरे बयान है या दूसरे डायलॉग हैं वो भी उपचुनाव में देखने को मिलेंगे। उमा भारती का रिएक्शन हमने सुना था कि उन्होंने दिग्विजय सिंह के बहाने ही सही पर लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी निशाने पर लिया है। 2003 में वो ट्रैंकुलाइज कर चुकी हैं राघवगढ़ के शेर को, ये उनका कहना था। वहीं पर टाइगर की सवारी उनको करना आती है क्योंकि वो दुर्गा मां की बेटी हैं। ये उन्होंने साफ बता दिया कि बीजेपी के अंदर कोई कितना भी आगे चले पर लेकिन आखिरकार उमा भारती का कद अलग है, ये जताने की कोशिश अपने बयान के माध्यम से उन्होंने की है। तो काफी घटनाक्रम जो है मध्य प्रदेश के अंदर पल पल पर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। न केवल उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक चल रही है, मुकुल वासनिक यहाँ पर आए और ये माना जा रहा है कि जल्दी ही जो उम्मीदवार हैं उनका चयन कांग्रेस के जो नेताओं के द्वारा कर लिया जाएगा क्योंकि पर्याप्त समय उनको चुनाव प्रचार का मिले, ये कांग्रेस चाहती है। लिहाजा जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में कांग्रेस है, चाहे वो कांग्रेस के अंदर से उम्मीदवार चुनकर आए या फिर कांग्रेस बाहर से किसी व्यक्ति को लाकर
कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ाए, जैसी की संभावना कई सीटों पर ज्यादा जताई जा रही है। चाहे मेगांव की बात करें, ग्वालियर पूर्व की बात करें, ग्वालियर में अगर डबरा की बात की जाए, मुरैना की जो 5 सीटें हैं उनमें ज्यादातर सीटों पर ऐसे ही चेहरे नजर आने वाले हैं। तो ये पूरी एक्सरसाइज मध्य प्रदेश के अंदर चल रही है, पर लेकिन सियासी बयानबाजी आने वाले समय में विजय और ज्यादा देखने को मिलेगी। उमा भारती तो इस डायलॉग की जो सियासत है उसमें उन्होंने आज एंट्री की है। कई और नेता जो है आने वाले समय में जब चुनाव प्रचार में मैदान में जाएंगे तो इस पूरे बयान को लेकर और भी क्या नए संवाद देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश की इस पूरी राजनीतिक पटकथा में, ये अब आने वाले समय पर वोटरों को और कार्यकर्ताओं को कम से कम देखना होगा। विजय जी, वाकई और नजर ये भी रहेगी सुधीर की विभागों का बंटवारा अगर हो जाता है तो किसे कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है, किस पर क्या जिम्मेदारी है, सिंधिया समर्थक जो मंत्री बने उन पर क्या जिम्मेदारी होगी, बाकियों को जिनको शामिल किया गया है उनको क्या जिम्मेदारी, और जो नाराज हैं धीरे धीरे उन्हें मनाने की किस तरह कोशिश होती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले मंत्री तुलसी सिलावट से दल बदलने को लेकर सवाल पूछना और उन्हें खरी खोटी सुनाना एक युवती को भारी पड़ गया। सिलावट के समर्थकों ने युवती को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसकी शिकायत युवती उपासना शर्मा ने पुलिस में की। वहीं उपासना शर्मा ने उनके उठाए गए सवालों को मंत्री तुलसी सिलावट ने कांग्रेस की साजिश बताया है। आपको बता दें कि इंदौर में एक सोसाइटी के कार्यक्रम के दौरान उपासना ने तुलसी सिलावट से सरकार गिराने को लेकर सवाल किया था। उपासना का यूं सवाल पूछना सिलावट समर्थकों को नागवार गुजर गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ ट्रोलिंग शुरू कर दी। इसकी जानकारी लगते ही उपासना ने लसूड़िया थाना पहुंचकर शिकायत करवाई। उपासना शर्मा का कहना है कि मैंने वोट दिया है तो सवाल पूछना मेरा अधिकार है, फिर उसका चरित्र हनन क्यों किया जा रहा है। वहीं मंत्री तुलसी सिलावट का कहना है कि कांग्रेस की सरकार किसान और महिला विरोधी थी, इसलिए डंके की चोट पर सरकार गिराई गई। So I would like to ask you one thing. अभी तक आप कांग्रेस में थे, अचानक बीजेपी में आ गए, कैसा लगा आपको? नहीं, मेरे बीच में तो खैर ठीक है, मतलब अच्छी खासी एक सरकार आपने गिरा दी, क्या फील हुआ आपको? हम बात करते हैं किसानों की ही, तो कुछ दिन पहले तक आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ही ट्वीट किया था कि इतने लोगों का कर्जा माफ हुआ है। फिर अचानक आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बोल दिया कि किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ। वो हमारी मीटिंग खराब करने आई थी और उस युवती का नाम उपासना शर्मा था। वो एक बार में कई बारों में अटेंडर रही है। तो मेरा ये निवेदन है कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मंत्री जी से खटपट की, तो वो ऑलरेडी इस युवती का चरित्र सबको मालूम है। मतलब इतने गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो मैं शायद यहाँ नहीं बोल पाऊँ, तो उसके खिलाफ मैं कंप्लेंट करने आई थी बेसिकली। तो डेमोक्रेसी में मैं बस अपनी आवाज़ उठा रही थी। डंके की चोट मैंने सरकार गिराई एक कांग्रेस के पास, क्योंकि जो सरकार किसान विरोधी हो, घमंडी हो, हर धर्मी हो, युवा विरोधी हो, दलित विरोधी हो, आदिवासी विरोधी हो और मेरी माँ शक्ति विरोधी हो, वो सरकार डंके की चोट गिराई है। क्योंकि उस बेटी की रक्षा नहीं कर सकती थी वो पिछली सरकार, इसलिए सरकार गिराई। महिला का शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था कि सोशल मीडिया पर उनके विरुद्ध कुछ लोगों द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है। उनका शिकायत पत्र ले लिया हमने और उसमें जांच शुरू कर दी है। और इधर मंत्री तुलसी सिलावट से सामाजिक कार्यक्रम में मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स का सवाल पूछना बीजेपी को भारी पड़ रहा है। दरअसल मंत्री तुलसी सिलावट से छात्रा ने जो सवाल पूछा था कि उन्होंने कांग्रेस की सरकार क्यों गिराई, इस सवाल पर सिलावट की चुप्पी ने कांग्रेस को मौका दे दिया है। सवाल पूछने और सिलावट की चुप्पी वाला वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ट्वीट कर सिलावट को भगोड़ा करार दिया। पटवारी ने कहा कि अब ये सारे सवाल सभी भगोड़े विधायकों से जनता पूछेगी और उनको सबक भी सिखाएगी। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी कहा कि वो सवाल लड़की ने पूछा जो जायज था। अब 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जनता सरकार गिराने वाले नेताओं से सवाल पूछेगी। जनता क्यों नहीं पूछे ये बात कि आपने जब वोट लिए थे आप गिड़गिड़ाए, आपने आपकी नीतियां बनाई, कमलनाथ को के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में आपने चुनाव लड़ा और आपने पीछे के दरवाजे से जाकर वापस मंत्री बन गए और दूसरी सरकार बना दी। तो ये धोखा है या नहीं है? पर जनता के सवाल है कि मेरे वोट को क्यों बेचा, ये बताओ। ये तो पूछेगी, पूछे, मैं तो बार बार कहता हूँ, पूछेगी और सबक सिखाए। उस लड़की ने एक सामान्य सवाल पूछा जो मैंने पेपरों में पढ़ा है, जिसका वो जवाब नहीं दे पाए। तो मैं समझता हूँ ये सवाल, इस तरह के सवाल 24 की 24 जगह पूछा जाएगा और इनके पास उसका कोई जवाब नहीं कि काय के लिए गिराई।
और इसी मुद्दे पर आज रात 8:30 बजे देखिए मध्य प्रदेश की बात बड़ी बहस। तो बात ग्वालियर की करते हैं। ग्वालियर में सेंट्रल मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने ब्यूरोक्रेसी पर हमला बोला है। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि यदि कोरोना के खिलाफ तैयार की गई गाइडलाइन को डॉक्टरों के हिसाब से तैयार किया जाता तो देश में हालात इतने भयावह नहीं होते। उन्होंने आरोप लगाया कि ब्यूरोक्रेसी ने मनमाने ढंग से गाइडलाइन तैयार की है। डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने मांग की है कि चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा विभाग में पदों पर किसी भी ब्यूरोक्रेट्स की नियुक्ति करने के बजाय डॉक्टरों की नियुक्ति की जानी चाहिए। उन्होंने कलेक्टर और कमिश्नर के अस्पतालों के निरीक्षण पर भी नाराजगी जताई है। साथ ही कोरोना मरीजों को होम क्वारंटाइन करने के मुद्दे पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है। ये सबके जो दिशा निर्देश जो भी जारी किए जा रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो हावी है इसमें जो नौकरशाह देश के हावी हैं और अपने हिसाब से दिशा निर्देशों का बना रहे हैं और उसको संचालित कर रहे हैं। इसमें ना विषय विशेषज्ञों की कोई भी राय ली जा रही है हमारे, और जो कम्युनिटी मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, इन लोगों की राय लिए बिना ये सब कार्य किया जा रहा है। इसीलिए ये सारी महामारी इस देश में इतने गली मोहल्ले में पहुँच गई, नहीं तो पहले स्तर पर ही इसको एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ही रोका जा सकता था। तो होम आइसोलेशन पर भी सवाल उठाए और ये कहा कि जो एसोसिएशन है और साथ ही जो बड़े पद हैं उन पर ब्यूरोक्रेट्स के बजाय डॉक्टरों को वहां बिठाया जाए तो शायद ये ठीक होता। और कोरोना अब तक जिस पर लगातार मध्य प्रदेश के कई डॉक्टर्स और नेता बयान तो दे रहे हैं, लेकिन उसे कंट्रोल करने के लिए अभी भी हालात काबू में नहीं हैं। डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने मांग की कि चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा विभाग के पदों पर सभी ब्यूरोक्रेट्स को नियुक्त किया जाए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरपी सिंह साहब कांग्रेस प्रवक्ता हैं और आशीष अग्रवाल जी भाजपा प्रवक्ता है। सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा आशीष अग्रवाल जी आपसे। आखिर क्यों डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष ये कहते हैं कि इस पर किसी ब्यूरोक्रेट्स के बजाय डॉक्टरों की नियुक्ति होनी चाहिए? क्या आपके अफसरों पर विश्वास नहीं है? देखिए, मैं सबसे पहले तो सुनील जी के प्रति पूरा मेरा आदर और सम्मान, उन जिन्होंने ये बात कही है, परंतु मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये जो आईसीएमआर है वो डॉक्टरों की तो संस्था है, और जो पूरे भारतवर्ष में जो दिशा निर्देश आ रहे हैं, जो नीति निर्धारण चल रहे हैं, वो टेक्निकल अफसरों से और बात करके और जो डॉक्टर्स हैं उन्हीं से बात करके तय किए जा रहे हैं। और अगर आपको पूरे भारत की अगर प्रोग्रेस की बात करनी है तो हमने दूसरे देशों के मुकाबले बहुत अच्छा किया, जहां हमारी मृत्यु दर 3% के नीचे है, दूसरे देशों में 6% से अधिक है। इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी हमने कंट्रोल रखा है। लेकिन आशीष जी, ये भी तो ध्यान रखना होगा ना कि तीसरे नंबर तक पहुंचने वाले हैं। नहीं, देखिए, आपको ये भी समझना होगा कि आप 137 करोड़ के देश हैं, और जहां पर आप 3 नंबर की बात कर रहे हैं, अगर आप सारे के सारे टॉप 15 देशों को मिला लें तो उनकी आबादी कुल मिला के कितनी है? 140 करोड़। और वहां पर जो 10 लाख पे जो मरीज है और आपके यहाँ जो 10 लाख में मरीज है उसमें 10 गुना का अंतर है। तो तथ्यपरक और तथ्यात्मक रूप से अगर आप बात करेंगे तो आपको किसी भी तरह का भ्रम नहीं होगा। आप सटीक जवाब देने वाले व्यक्ति हैं और सीधा जवाब देते हैं। मेरा सवाल ये था कि आखिर क्यों अफसरों पर डॉक्टर्स एसोसिएशन को भरोसा नहीं है? क्या लग रहा है? उनको लगता है कि वो अच्छे से संभाल सकते हैं या वो उन पर दबाव बनाते हैं? देखिए, अब भरोसा उनको क्यों नहीं है ये तो वही जवाब दे पाएंगे, परंतु मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश ने नेशनल एवरेज से बेटर परफॉर्म किया है। अगर आप मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो हमारी जो रिकवरी रेट है वो 60% के आसपास है। हमारी जो फर्टिलिटी रेट है वो महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों से, दिल्ली से बहुत बेहतर है। तो मुझे मध्य प्रदेश का 23 मार्च से जब से कमलनाथ जी ने सरकार छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब से शासन संभाला, तो हमने पूरा प्रयास किया है कि मध्य प्रदेश को नेशनल एवरेज से बेहतर रखें और इस कोरोना पे पॉज लगाने में इस पर मैं आरपी सिंह साहब जुड़े हुए हैं। आरपी जी, आपको लग रहा है कि डॉक्टरों के बीच और ब्यूरोक्रेट्स के बीच जम नहीं रही है, दबाव बन रहा है एक दूसरे का? वो तो अस्पतालों के निरीक्षण पर भी सवाल उठा रहे हैं कलेक्टर और कमिश्नर के। देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है और यदि इस प्रकार के सवाल विशेषज्ञ लोग डॉक्टर उठाते हैं, इसका मतलब ये व्यवस्था परिवर्तन पर सवाल उठा रहे हैं और इसका मतलब ये होता है कि पूरी व्यवस्था कोलैप्स हो गई है, इसलिए व्यवस्था परिवर्तन की बात आ रही है। क्योंकि डॉक्टर स्पेशलाइज्ड हैं इस फील्ड के, एपिडेमिक को हैंडल करने के लिए वो स्पेशलाइज्ड हैं, निसंदेह उनकी सलाह लेनी चाहिए। अग्रवाल साहब ने सीधा आईसीएमआर पे पहुंच गए। देखिए, आईसीएमआर को छोड़िए,
सबसे पहले जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके मुताबिक सारे काम होने चाहिए। और अपन ये बिल्कुल ना भूलें हम लोग कि आज जो स्थिति है, जैसा कि आपने कहा कि विश्व भर में हम तीसरे नंबर पर पहुंच रहे हैं, तो अगर सिर्फ आप मोर्टेलिटी की बात करेंगे, मृत्यु दर की बात करेंगे तो नहीं चलेगा। और सबसे गंभीर विषय है, ये ऐसी स्थितियां कब उत्पन्न होती हैं या ब्यूरोक्रेसी कब हावी होती है, जब नेतृत्व कमजोर होता है। ये देखने वाली बात है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन सवाल ये कि अगर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष और बाकी डॉक्टर्स ऐसी मांग करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को भी और साथ ही साथ ब्यूरोक्रेट्स को भी इस पर सोचना पड़ेगा। बात सागर की करते हैं, जहां बीजेपी की बैठक में रुपए बांटने का आरोप लगा है। बीजेपी कार्यकर्ता मंडल की बैठक में रुपए बांटने का आरोप लगा है। लिफाफे में 100 रुपए बांटने का आरोप है। बैठक खत्म होने के बाद रुपए लेने के लिए भीड़ लग गई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल कार्यक्रम में मौजूद थे। गोविंद सिंह, भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव भी मौजूद थे। तो पैसे बांटने का आरोप लगा है और ये तस्वीर देखिए, लिफाफे में 100 का नोट निकला और ये शख्स यहां बता रहा है आखिर क्या है पूरा मामला, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बैठक खत्म होने के बाद भीड़ लगी, लिफाफा बांटा गया, लिफाफे में पैसे निकले। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।